नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहला तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन से संबंधित जजमेंट आया है उससे क्या कुछ निकल के आता है और कितना सही कितना गलत है। दूसरा आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन से संबंधित जो जजमेंट आई थी उस इशू से संबंधित है। क्या कुछ निकल के आता है उस जजमेंट से। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच ने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इस एक्ट में मराठा कम्युनिटी को जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सीट्स में रिजर्वेशन दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट सामने आई उसमें देखो 5 जजेस में से 4 जजेस ने अपनी अपनी ओपिनियन लिखी और इन ओपिनियंस में से 3 मुख्य बातें निकल के आती हैं। पहली बात, कोर्ट ने ये माना कि मराठा कम्युनिटी जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में नहीं आती है। दूसरा पॉइंट, कोर्ट ने ये माना कि मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन दिया गया है ये 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करता है। इसलिए इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने का ये मुख्य बेस है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में कहा गया था और वो जजमेंट दी थी 9 जजेस की बेंच ने। लेकिन ये जो एक्ट है ना, ये इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट करता है क्योंकि इस एक्ट के बाद रिजर्वेशन जो है महाराष्ट्र में वो 50% से ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, कोर्ट ने यह भी कहा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद स्टेट के पास अलग से इंडिपेंडेंट पावर नहीं है किसी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डालने की। इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए 3 मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल में पहले पॉइंट को तो राइटर डिस्कस करते नहीं हैं, लेकिन आर्टिकल में 2 एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। पहला, क्या रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत है? क्या संविधान में ऐसा बोला गया है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता? राइटर कहते हैं नहीं, 50% से ज़्यादा हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। राइटर संविधान की बात करते हैं, बोलते हैं आर्टिकल 16 सेक्शन 4, आर्टिकल 15 सेक्शन 4, दोनों आर्टिकल्स से एसेंस ये निकलता है, स्टेट जो है वो किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। और जैसा आपको पता है, एससी और एसटी कम्युनिटी को तो रिजर्वेशन शुरुआत से ही मिला हुआ है, संविधान के आने के बाद से ही, और ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला 1989 में मंडल कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर। तो जब ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला उसके बाद ही केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और इसके जवाब में इंदिरा साहनी केस ने ये जजमेंट दिया था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो आर्टिकल 16 सेक्शन 4, आर्टिकल 15 सेक्शन 4, दोनों में तो नहीं लिखा हुआ कि 50% की लिमिट होनी चाहिए। शुरुआत में तो ये भी माना गया था कि ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ना, ये एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज तो हमारे देश में इक्वालिटी ही चलेगी। अब देखो, 2 टर्म्स का मतलब आपको बताता हूँ, सब्सटेंटिव इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी। ये जो पिक्चर है ना, ये फॉर्मल इक्वालिटी की है और ये जो पिक्चर है ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी की है। फॉर्मल इक्वालिटी में क्या होता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना मार्जिनलाइज्ड है, कौन कैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, सीधा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, इक्वल डब्बे दे दिए। स्टेट ने किसी की सिचुएशन नहीं देखी, तो इसमें तो इक्विटेबल आउटकम तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि स्टेट ने इक्वल डब्बे दे दिए इन तीनों को। ये जो पहला लड़का है ये तो अच्छे से देख पा रहा है, दूसरा बेयरली देख पा रहा है और तीसरा बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। तो क्या इक्विटेबल आउटकम आया? नहीं आया।
ये छोटा बच्चा जो है वो छूट गया मैच देखने से, स्टेट ने अपनी काम की इतीसरी कर ली सिर्फ इक्वल डब्बे देके, ये है फॉर्मल इक्वलिटी। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो होती है ना, उसमें स्टेट कंसिडर करता है कि कौन कितना मार्जिनलाइज्ड है। जैसे देखो, स्टेट ने पाया कि ये छोटा बच्चा जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, इसकी हाइट छोटी है, तो इसको 2 डब्बे दे दिए जाएं। समझ गए, ये फर्क है। फॉर्मल इक्वालिटी में बस स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, हाँ भाई तीनों को एक एक डब्बा मिलेगा। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वालिटी में स्टेट इक्विटेबल आउटकम की कोशिश करता है, ये भी कंसीडर करता है कौन कितना मार्जिनलाइज्ड है। और स्टेट को जो पता लगता है ना कि ये हाशिए पर है, ये चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो स्टेट उसकी ज़्यादा मदद करता है। तो जैसे इस केस में स्टेट ने ज़्यादा मदद की है 2 डब्बे देके, और चूंकि ये पहले से ही अच्छी सिचुएशन में था, इसको एक भी डब्बा नहीं दिया गया। तो ये एग्जाम्पल है सब्सटेंटिव इक्वालिटी का। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हमारे देश में सब्सटेंटिव इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए स्टेट ने क्या किया है, बताइए। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। जो देखो एफर्मेटिव एक्शन है ना, एफर्मेटिव एक्शन का एग्जांपल है रिजर्वेशन। तो एफर्मेटिव एक्शन स्टेट ने लिया है सब्सटेंटिव इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। सिंपल भाषा में बोलूं तो रिजर्वेशन हमारे देश में है सब्सटेंटिव इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। एफर्मेटिव एक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए डेफिनेशन आप देख लीजिए। एफर्मेटिव एक्शन मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, रिजर्वेशन दिया जा रहा है हमारे देश में, वो एक प्रकार से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। किसके हक में? जो सोसाइटी के डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके हक में। और इसका एग्जाम्पल क्या है एफर्मेटिव एक्शन का? रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में क्या होता है? यही तो होता है ना कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके हक में स्टेट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब इन बेसिक टर्म्स का मतलब आपने जान लिया, तो जो मैं बोलना चाहता था वो अब आप आसानी से समझ सकोगे। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस N.M. थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे देश का संविधान जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट की बेसिक गारंटी देता है। जब संविधान इक्वल ट्रीटमेंट की बेसिक गारंटी देता है, इसलिए स्टेट को मजबूर होना पड़ा था एफर्मेटिव एक्शन लाने के लिए, मतलब रिजर्वेशन लाने के लिए, ताकि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को अटेन किया जा सके, ऐसी वाली इक्वालिटी को अटेन किया जा सके। इसीलिए स्टेट को मजबूर होना पड़ा था रिजर्वेशन लाने के लिए, यानी एफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए। तो इसलिए ये बोलना कि आर्टिकल 16 सेक्शन 4, आर्टिकल 15 सेक्शन 4 ये तो सिर्फ एक्सेप्शंस हैं, गलत हैं। ये आर्टिकल्स एक्सेप्शंस नहीं हैं। यही आर्टिकल्स तो कंपेल कर रहे हैं स्टेट को कि आप एफर्मेटिव एक्शन लीजिए, यानी आप रिजर्वेशन दीजिए। किस लिए? क्योंकि संविधान का जो बेसिक एसेंस है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए। तो इंदिरा साहनी केस की जो 50% की लिमिटेशन है वो संविधान में कहीं नहीं दी है। घूम फिर के आर्टिकल यही बोलते हैं, बल्कि संविधान रिजर्वेशन देने के लिए स्टेट को बाध्य करता है। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट से निकल के आया है, ना कि संविधान से। अब इसके बाद दूसरे एस्पेक्ट की बारी आती है। दूसरे एस्पेक्ट में राइटर ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंटरप्रेट किया कि किसी कम्युनिटी को स्टेट के द्वारा अलग से ओबीसी लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। प्रेसिडेंट जो है देश के, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके किसी कम्युनिटी को सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। देखो, थोड़ा सा आप बैकग्राउंड जानिए। जब से देखो संविधान बना है, तो ये कौन डिसाइड, ये पावर किसके पास है कि कौन एससी लिस्ट में आएगा, कौन एसटी लिस्ट में आएगा? ये पावर सेंटर के पास है। स्टेट का कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में कि कौन सी जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आएगी या फिर शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आएगी। लेकिन ओबीसी के संदर्भ में मामला अलग था। स्टेट के पास भी पावर थी और सेंटर के पास भी पावर थी। इसलिए स्टेट अपनी अलग से लिस्ट मेंटेन करता था ओबीसी की, और सेंटर अलग से अपनी ओबीसी की लिस्ट मेंटेन करता था। समझ गए? एससी एसटी की जो लिस्ट है, कौन सी कम्युनिटी एससी कैटेगरी में आएगी, कौन सी एसटी, ये सेम है। और सिर्फ सेंटर के पास पावर्स है कम्युनिटी को डालने की और निकालने की। लेकिन ओबीसी के संदर्भ में दोनों के पास पावर्स हैं, इसलिए अभी तक दोनों अपनी अपनी लिस्ट मेंटेन करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु के 25 कमिटीज ऐसी हैं जो तमिलनाडु की स्टेट लिस्ट में तो आती हैं, मतलब स्टेट में वो ओबीसी हैं, लेकिन सेंटर की लिस्ट में वो ओबीसी नहीं है। अभी तक ये चला आ रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अभी जो जजमेंट आई ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि भैया
2वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुका है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ है और एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है, आर्टिकल 342A, जिसमें कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके किसी कम्युनिटी को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। और ये भी बोला गया है इस आर्टिकल 342A में कि सेंट्रल लिस्ट को बदला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये नया आर्टिकल ऐड हुआ है 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, आर्टिकल 342A। इसी को इंटरप्रेट करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि अब तो ये आर्टिकल आ चुका है, इसलिए स्टेट के पास इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं है अलग से किसी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डालने की। लेकिन इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, सुनो भैया सुनो, पहली तो बात, इस आर्टिकल में सेंट्रल लिस्ट की बात की गई है, स्टेट लिस्ट की बात तो कहीं भी नहीं है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि स्टेट के पास अलग से पावर्स नहीं है किसी कम्युनिटी को अपनी ओबीसी लिस्ट में डालने की? उनके पास पावर्स पहले भी थी, अभी भी है, नया क्या हुआ है? ये जो आर्टिकल ऐड किया गया है आर्टिकल 342A, ये तो सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहा है ना, स्टेट लिस्ट की बात तो नहीं कर रहा है। दूसरा ये बोला जाता है राइटर के द्वारा कि जब ये आर्टिकल डाला गया था ना, जब 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तब भी स्टेट्स ने विरोध किया था कि ऐसे तो हमारी पावर्स चल जाएगी किसी कमेटी को स्टेट लिस्ट में डालने की। तो उस समय थावरचंद गहलोत जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आपकी पावर्स तो पहले की तरह वैसी रहेंगी जैसे पहले थी, और ये तो सेंट्रल लिस्ट की बात है। तो एक रूल है, जब भी देखो सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत आए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंटरप्रेट करने की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ना पार्लियामेंट की डिबेट्स का सहारा ले सकता है। जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने बोला ही था कि स्टेट की पावर नहीं जा रही है, स्टेट की पावर मौजूद रहेगी, तो उसको रेफर कर लेना सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको रेफर करेगा तो साफ तौर पे पता ही लग जाएगा कि स्टेट की पावर नहीं जा रही है, क्योंकि मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया था। और अगर देखो स्टेट की पावर जाती है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्टेट की पावर अगर जाती है, मान लीजिए एक पल के लिए, तो फिर देखो ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और अगर स्टेट की पावर जाती है किसी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डालने की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो मतलब स्टेट से उसकी पावर छीनी जा रही है। स्टेट से पावर छीनना मतलब फेडरलिज्म के अगेंस्ट। फेडरलिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। ये बात बोलते हैं राइटर। तो राइटर मेनली ये बोलना चाहते हैं पूरे आर्टिकल में कि 2 पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए ना, दूसरा पॉइंट कि 50% का जो लिमिट है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट कि स्टेट के पास पावर्स नहीं है किसी कम्युनिटी को अपनी ओबीसी लिस्ट में डालने की। तो ये दोनों, दूसरे वाला पॉइंट है ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी के अगेंस्ट, कि आपने 50% का फार्मूला लगा लिया, जबकि सब्सटेंटिव इक्वलिटी अगर अचीव करनी है तो 50% का फार्मूला नहीं होना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। तीसरा पॉइंट कि अगर स्टेट के पास पावर्स नहीं है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद किसी लिस्ट को, किसी कमेटी को ओबीसी लिस्ट में डालने की, तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए उसे स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था। तो ये पूरा कंसेप्ट हमने डिटेल से समझा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार को ये प्रपोजल दिया था कि आप अलाउ कर दीजिए, हम इंडिया से शुगर, कॉटन और कॉटन यार्न ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने अनुमति नहीं दी। देखो हुआ क्या, 2019 में जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया, और पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ जो है वो 200% इंक्रीज़ कर दिया। अब 200% आप टैरिफ इंक्रीज़ करोगे तो सामान मंगवाना पाकिस्तान से कितना महंगा हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली कोई मंगवाएगा नहीं, यही सरकार चाहती थी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने देखो एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया कि पाकिस्तान को कोई ट्रेडर माल बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब 2019 के अगस्त में जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो पाकिस्तान ने पूरे ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ ख़त्म कर लिए, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, सब कुछ। बट देखो, चूंकि दोनों देशों का इतना लंबा बॉर्डर मिलता है, तो ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरह से ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को ख़त्म करने का निर्णय लिया, 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडिकल सप्लाईज पर जो बैन था उसे तो हटा दिया। यानी पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन्स और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया। सोच के देखिए, ट्रेड रिलेशन ख़त्म कर दिए थे पाकिस्तान ने, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर मेडिकल सप्लाईज और यानी मेडिसिन्स और दूसरे रॉ मटेरियल उनके इंपोर्ट पर बैन को हटा लिया। काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि शुगर, कॉटन, यार्न, इन पर भी जो बैन लगा इसे भी हटा लीजिए, लेकिन इसे पाकिस्तान की सरकार ने नहीं माना। बट देखो, राइटर कहते हैं बेशक कागजों में ट्रेड रिलेशंस ख़त्म हैं, लेकिन इनफ एविडेंस मौजूद है कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से शुगर इंपोर्ट कर रहा है। डेटा आगे रखा जाता है, ये देखो यहाँ पर 2020-21 में इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड कितना रहा, $280 मिलियन। $280 मिलियन तो तब है जब ट्रेड रिलेशंस पूरी तरह से सस्पेंड हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को $278 मिलियन का माल एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया सिर्फ $2 मिलियन का। और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था ना ये $278 मिलियन का, इसमें 77% तो देखो वैक्सीन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ हैं। और यहाँ पर देखो नीचे वाली लाइन में कहा जाता है शुगर को इंपोर्ट करना पाकिस्तान ने हालांकि बैन कर रखा है, लेकिन बावजूद इसके शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान को। और इंडिया ने टोटल जितना एक्सपोर्ट किया है ना, उसमें से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आइटम तो शुगर ही है। 15% तो शुगर ही एक्सपोर्ट किया है हमने पाकिस्तान को, इवन 2020-21 में भी। और जो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है वो किया है डेट्स यानी खजूर, और इसके अलावा इथाइल एल्कोहल। तो ये $2 मिलियन का हमने पाकिस्तान से खजूर खरीदे हैं और इथाइल एल्कोहल खरीदा है। ये दोनों मिला के 17% है, हालांकि 83% $2 मिलियन का और कुछ होगा। टोटल देखो 2020-21 में इंडिया ने 357 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए और इंपोर्ट किए 25 प्रोडक्ट्स। ये सिचुएशन देखो तब है जब पूरी तरह से ट्रेड रिलेशंस बैन है। मतलब पाकिस्तान ने तो कह दिया था ना कि हम इंडिया से पूरे ट्रेड रिलेशंस खत्म करते हैं, उसके बावजूद ये सिचुएशन है। तो इससे पता लगता है कि दोनों देशों की इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो नॉन कोऑपरेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नहीं भी फॉर्मली ट्रेड करोगे ना तो स्मगलिंग होगी चीज़ों की। अब शुगर बेशक इंडिया पाकिस्तान को नहीं देता, लेकिन शुगर की काफ़ी स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया से शुगर ना मंगवाए तो ब्राज़ील से मंगवानी पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। इस वजह से पाकिस्तान में चीनी के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी खासी है, लेकिन उसके लिए कॉटन यार्न की ज़रूरत है, और कॉटन इंडिया में सस्ता मिलता है। अगर इंडिया से ना मंगवाए पाकिस्तान तो दूर से मंगवाना पड़ता है, दूर से मंगवाना पड़ता है तो महंगा पड़ता है, तो पाकिस्तान की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। उसी प्रकार से हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें पाकिस्तान से चाहिए और हम पाकिस्तान से नहीं मंगवा रहे हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसलिए दोनों देशों को ये समझने की आवश्यकता है, ट्रेड रिलेशन से नॉर्मलाइज करने में ही भलाई है। राइटर एक एग्जांपल भी देते हैं, 1965 का जब वार हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब देखो ट्रेड रिलेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 9 साल बाद 8-9 साल बाद 1974 में ट्रेड रिलेशंस को फिर से शुरुआत किया गया। शुरू में पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन की गई। पॉजिटिव लिस्ट मतलब आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें 25 आइटम है, तो इन आइटम को लेकर ट्रेड होगा, बाकियों को नहीं। नेगेटिव लिस्ट में क्या होता है, जो आइटम नेगेटिव लिस्ट में आते हैं ना, सिर्फ उनको लेकर ट्रेड नहीं होगा, बाकी सबको लेकर ट्रेड होगा। ये मतलब होता है पॉजिटिव लिस्ट का और नेगेटिव लिस्ट का। पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करना मतलब सिर्फ लिस्ट में जो आइटम है उनका ट्रेड होगा, इसके अलावा किसी भी एक आइटम का नहीं। नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करना मतलब सिर्फ इन आइटम में ट्रेड नहीं होगा, बाकी सब में होगा। तो दोनों देशों की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनको भी अपनी अपनी सरकार से लॉबिंग करनी चाहिए कि भैया ट्रेड ओपन कर दो, फायदा होगा। अभी देखो काफ़ी बार तो ऐसा होता है, इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड तो करते हैं, पहले इंडिया माल भेजेगा दुबई में, फिर दुबई से आएगा पाकिस्तान में, ऐसे बहुत ट्रेड होता है। अब सोच के देखो कितनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और कुछ टैरिफ भी लगा देते होंगे यूएई वाले, तो सीधा इंडिया पाकिस्तान भेजने के अलावा दुबई के थ्रू जाता है, तो कॉस्ट दोनों देशों के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है।
तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।